गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है और किन किन इसके अभिप्रेरणा के किन किन अर्थों जाना जाता है और शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या रोल या भूमिका होती है, इन कॉमन बातों को जाना। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि अभिप्रेरणा इसको किस तरह प्रकारों में भागा गया है। प्रमुख तौर पर अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, दोनों अर्थों को समझते हुए, दोनों अभिप्रेरणा के प्रकारों को जानते हुए समझ सकते हैं। आंतरिक यानी कि जो आंतरिक रूप से उपलब्ध होती है वो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा, और बाह्य जो बाहरी तौर पर उपलब्ध होती है, जो को बाहर से मिलती है। आंतरिक अभिप्रेरणा मनुष्य के अंदर होती है, व्यक्ति के अंदर होती है, जो उसको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। उसके अंदर की जो जिज्ञासा है, लालसा है, वो या उसकी जो आंतरिक शक्तियां होती है उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाती है। और बाहरी तौर पर जो बाहरी व्यक्ति होते हैं या बाहरी तौर पर उस पर लागू होती है, जो उसको किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो बाहरी अभिप्रेरणा है। हम किसी कार्य को करने के लिए तभी जागृत हो सकते हैं या कर सकते हैं जब उनको मोटिवेशन मिलता है, जो आंतरिक हो या बाहरी हो। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत क्या क्या है? मनोदेहिक, ठीक है। सबसे पहले है मनोदेहिक, फिर आ जाता है सेकंड, इसमें आ जाता है सामाजिक, और तीसरा इसमें आ जाता है व्यक्तिगत। सबसे पहला है मनोदैहिक, फिर आ जाता है सामाजिक और व्यक्तिगत। मनोदैहिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, ठीक है, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। मनोदैहिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। मनोदैहिक अभिप्रेरणा यानी कि मनोदैहिक अभिप्रेरणा क्या है? वह अभिप्रेरणा जो मनुष्य के अंदर शारीरिक रूप से उपलब्ध होती है, जो उसको किसी काम को करने के लिए प्रेरित, यानी कि भूख लगना, प्यास लगना, ये मनोदैहिक है। यानी हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमको खाने के लिए, पानी पीने के लिए या हमारे शरीर की तृप्ति करने के लिए हमको अंदर से तैयार करती है, वो हमारे मनोदैहिक अभिप्रेरणा में आ जाता है। दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो हमको सामाजिक यानी कि समाज में प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, समाज में अपनी एक पहचान बनाने की अंदर से तैयार करती है। हम ऐसा करेंगे तो हमारी ऐसी पहचान बनेगी, ऐसा करेंगे तो हमारे इस तरह से नाम होगा, वो हमारे सामाजिक में आ जाता है। फिर आ जाता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति की कोई ना कोई अंदर से जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, जो उसको जन्म से ही किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार रखती है, परिपक्व रखती है और उसको उस काम को बेहतर तौर पर करने के लिए तैयार रखती है। वो हो जाती है उसके व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। जैसे हर इंसान में कोई टैलेंट होता है, वो खेल में होता है, डांस में होता है, सिंगिंग में होता है, इस तरह से उसका अंदर की शक्ति उसको किसी काम को करने के लिए तत्पर या तैयार रखती है। तो यह है मनुष्य की आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आ जाते हैं इसकी बाह्य अभिप्रेरणा, जो कौन कौन से है? दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, लक्ष्य, परिपक्वता, फल का ज्ञान
का अवसर ठीक है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले दंड एवं पुरस्कार, ठीक है। व्यक्ति का जो दंड और पुरस्कार होता है, ठीक है, यानी कि किसी कार्य करने के लिए इसको दंड देते हैं, ठीक है। तो दंड भी, मान लो अगर दंड दिया जाता है तो अगर वो कार्य नहीं करता है तो बाहरी तौर पर दिया गया दंड उसको किसी कार्य को करने के लिए तैयार कर लेता है, ठीक है। तो एक तो दंड होता है पुरस्कार। पुरस्कार एक तरह से प्रलोभन कह सकते हैं हम, कि व्यक्ति पुरस्कार या लालच के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, वो करेगा तो वो मिलेगा। किसी मान लो 10वीं या 12वीं के बोर्ड में किसी पेरेंट्स के द्वारा उसको एक पुरस्कार तौर पर एक लालसा दी जाती है कि ये करने में उसको ये मिलेगा। तो इस तरह से पुरस्कार की भावना भी अभिप्रेरणा का काम करती है। फिर सहयोग, अगर सहयोग मिलता है किसी काम करने के लिए, एक इंसान अगर कोई काम को अकेले करने में झिझक है, अगर सहयोग मिलता है तो सहयोग के अंतर्गत वो कार्य को आसानी से कर सकता है कि हम सफलता रूप में कर सकते हैं। फिर लक्ष्य, हमारे पास कोई ना कोई लक्ष्य होगा, टारगेट होगा तो हम कार्य को बेहतर तौर पर संपादित या पूर्ण कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होगा तो कार्य करने के अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होगी। परिपक्वता, एक परिपक्वता यानी कि कैपेबिलिटी, यानी कि हम कितने मैच्योर हैं, कितने परिपक्व है। परिपक्वता अगर हमको मिलेगी कि हाँ हम कर सकते हैं तो उस कार्य को बेहतर तौर पर कर पाएंगे। फल का ज्ञान, फल हमको पता है कि हमको ये काम करने से ये फल मिलेगा, ये काम से हमको इस तरह का फायदा मिलेगा। तो हमको वो जो फल का ज्ञान होगा, यानी कि हम जो लक्ष्य है उसका पहले से ज्ञान होगा तो हम उस कार्य को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। भाग लेने का अवसर, अगर हमको किसी काम को करने के अवसर मिलते हैं तो अवसर के माध्यम से उस कार्य को हम बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि हमको कितने भाग लेने के अवसर मिल रहे हैं। अगर हमको अवसर नहीं मिलेंगे तो हमको कार्य करने में थोड़ी सी कम जो कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हमको अवसर भी मिलने चाहिए। इसके साथ ही कुछ और है वो जान लेते हैं हम। व्यक्तिगत कार्य एवं सामूहिक कार्य एवं अंतिम आ जाता है प्रभाव का नियम। व्यक्तिगत कार्य एवं सामूहिक कार्य, अभिप्रेरणा के लिए जरूरी है कि पहले व्यक्तिगत कार्य प्रदान किया जाए, व्यक्तिगत कार्य करने में पूर्ण हो जाते हैं, फिर सामूहिक तौर पर कार्य दें ताकि उस कार्य को सफलतम कर सके और एक तरह से मोटिवेशन मिले कि हम कार्य को कर सकते हैं। और प्रभाव का जो नियम है कि प्रभाव का जो हमने नियम समझा, अगर उस नियम को लागू करेंगे तो भी अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। इस तरीके से हमने जाना कि अभिप्रेरणा के अंदर आंतरिक और बाह्य तौर पर कारक सिद्ध हो सकते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आज हमने क्लास में अभिप्रेरणा के प्रकारों को समझा। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है अभिप्रेरणा के प्रकारों को अभिप्रेरणा के प्रकारों को बताइए। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास में जो अभिप्रेरणा के जो प्रकार है इसके बारे में जाना, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स इस कोविड मार्ग के समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना है, अगर हम अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और सरकारी नियमों का पालन करना है। थैंक यू।